ओके, तो ये हमारा सेशन FON4 रिलेटेड टू द इलनेस, बीमारियाँ, सिकनेस एंड डिजीज़ के ऊपर। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बॉडी का बैड रिस्पॉन्स नहीं है, गुड रिस्पॉन्स है। अगर आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, इम्यूनिटी अच्छी है, रोगों के सामने लड़ने की शक्ति उसकी अच्छी है, तो इन्फ्लामेशन एक अच्छी साइन है। ठीक है, पैलिएटिव एंड होस्पाइस कर, ये जो टॉपिक है हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। आप अच्छे से सब लोग जुड़ जाइए। और दूसरी बात की जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सेशन को बने उतना सबके साथ जो है वो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उनको इसका बेनिफिट्स मिले। और ये स्पेशली फॉर द नॉर्सेट 8 है। ओके, क्योंकि शेड्यूल उसका ही सेट है इसके अंदर पूरा, है ना। कैसे थ्योरी को कंप्लीट करवाना है, MCQ को देखना है, इसके लिए नॉर्सेट 8 का है ये पूरा। दूसरी बात ये है कि आप जितना बने उतना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जब आपको इसका टाइम दिखाई देता है कि कितने घंटों का है ना, तो आपको बैठे ही रहना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बीच में खड़ा नहीं होना है, क्योंकि यू आर जस्ट थिंक लाइक दैट कि हम पेड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ें दी गई है वो पूरा कैसे बीमार होते हैं हम उसके ऊपर है, और इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो पहला हमारा है इलनेस, सिकनेस एंड डिजीज़। सिकनेस मतलब क्या? बीमार लगना, वीकनेस फील होना, सोशल कंडीशन है, और रोल ऑफ दोज डिफाइंड एज डिजीज्ड और इल। मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, पहले जैसे मुझे लगता है अभी आज कुछ अलग ही लग रहा है, मुझे आज काम पे जाने के बीच, ये जो है वो सिकनेस रोल है। डिजीज़, बीमार हो जाना, जो डॉक्टर के थ्रू आपका डायग्नोसिस निकल आता है वो। इट इज़ ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो ऑब्जर्व्ड की जाती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में भी आपका आ जाता है। और एबनॉर्मलिटी इन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या पार्ट ऑफ द बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखना, जैसे कि ट्यूमर हो जाना या कुछ और साइन एंड सिम्टम्स, रेसिस या कुछ दिखना। और मेडिकली डिफाइंड पैथोलॉजी दैट कोज्ड बाय बैक्टीरिया, या मेडिकली आपको बताएंगे कि आपको बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ है, आपको वायरल इन्फेक्शन लगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको बोलेंगे डिजीज़, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा असेस्ड किए जाएंगे, लोगो दिया जाएगा कि आपको ये हो गया, बीमार हो गए हो। सिर्फ आपको फील होना वो सिकनेस। इलनेस जो है वो सब्जेक्टिव फीलिंग है, मतलब पेशेंट के द्वारा बताया जाएगा, डिस्ट्रेस लगना, दैट अकम्पेन्ड डिजीज़। ठीक है, ये किसकी वजह से लगता है? डिजीज़ की वजह से। क्लियर है? तो सिकनेस, इलनेस एंड डिजीज़ क्या है। टाइप्स ऑफ इलनेस, कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 2, एक एक्यूट इलनेस और दूसरा होता है क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जल्दी से आप रिकवर भी इसके अंदर हो जाते हो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आप जल्दी से इसके अंदर रिकवर भी कर जाओगे। दिस डिजीज़ आर शॉर्ट टर्म डिजीज़। ठीक है, कैसा है? शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम के लिए। दिस डिजीज़ कम्स फास्ट, ये फटाफट से दिखाई देंगे, एंड रिकवर्स क्विकली, और फटाफट से रिकवर भी हो जाएंगे। रिकवर का मेडिकल टर्म के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वलेसेंट पीरियड। कौन सा? दी कॉन्वलेसेंट पीरियड इज कॉल्ड दी रिकवरी पीरियड। ओके, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिजीज़ आर लेस। ठीक है, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी इतनी नहीं होती है क्योंकि एक्यूट है। दिस डिजीज़ रिकवर कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली रिकवर भी हो जाता है, पहले जैसे हम ठीक भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड कफ होना, कभी कभी फीवर आना, ये सब। इट इज़ कोज्ड बाय हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होता है। दैट प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स, उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एब्रप्टली एंड रैपिड ऑनसेट। ठीक है, फटाफट से देखने को मिलेंगे। इट इज़ मे डेवलप इनटू लॉन्ग टर्म इलनेस, अगर आपने एक्यूट इलनेस को, शॉर्ट टर्म वाले डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया विद इन अ पीरियड्स में, तो इट विल बी चांस टू कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म इलनेस, मतलब कि क्रॉनिक इलनेस में ये कन्वर्ट ज़रूर हो सकते हैं। अभी आ गया हमारा क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट में से ये क्रॉनिक होता है। ठीक है, तो डिजीज़ आर लॉन्ग टर्म डिजीज़, बहुत लंबे टाइम तक या लाइफ लॉन्ग ही देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इलनेस। दिस डिजीज़ कम्स एंड रिकवरी वेरी स्लोली, इसमें जो है वो रिकवरी देखता भी धीरे धीरे है, मतलब आइडेंटिफाइड नहीं होगा। जैसे कि आप ले लो कैंसर को, स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स या कुछ महसूस ही नहीं होगा कि मुझे कुछ भी हुआ है। ठीक है, स्टेज 3 स्टेज 4 आपको पता चलेगा कि ये हुआ, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 में इतना धीरे 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 आगे बढ़ेगा, यू नेवर कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर दैट। स्टेज 3 स्टेज 4 में इतना जल्दी से आगे बढ़ जाएगा,
अब आप कुछ कर नहीं पाओगे कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले पता चला होता था हम कुछ कर पाते, तो ऐसा होता है इसके अंदर कैंसर के अंदर कि कम्स धीरे धीरे दिखता है, दिस डिजीज कम्स एंड रिकवरी वेरी स्लोली, और उसको अगर रिकवर भी करने चाहोगे तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है, और रिकवरी आती भी वैसे भी लेट ही है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिजीज़ आर मोर, यहाँ पे डिजीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स भी मोर रहेगा, और काफ़ी सारे वाइटल ऑर्गन्स को इसने डिस्टर्ब कर दिए होंगे, क्योंकि आपको पता हो तो जब मेटास्टेटिक होता है कैंसर का तो उसके आसपास के टिश्यू ऑर्गन सेल्स को वो बिगाड़ता है, फिर नेबरिंग टिश्यूज़ को बिगाड़ता है, और फिर दूर दूर तक वाइटल ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करता है, मेटास्टेसाइज्ड करता है, ठीक है। तो इसका और उसकी दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट्स इतना ही होता है। दिस डिजीज डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, कभी भी रिकवर कम्प्लीटली नहीं होते। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट देखना आप चालू का चालू ही होता है कि ट्यूमर हुआ, पहले बिनाइन था, फिर मेटास्टेटिक, अब हमने सर्जरी की, कीमोथेरापी दे रहे, रेडियोथेरापी दे रहे, ऐसे चालू ही रहेगा। डिजीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ओवर टाइम एंड रन्स अ लॉन्ग कोर्स, उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग कोर्स तक चलेगा। स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक इलनेस के भी स्टेजेस हैं, जैसे कि पहला एक्सरबेशन, फिर रिकरेंस, ठीक है। एक्सरबेशन में क्या होता है कि पीरियड व्हेन क्रॉनिक इलनेस बिकम मोर एक्टिव, जहाँ पे क्रॉनिक इलनेस जो है वो मोर एक्टिव होता है, वैसा पीरियड उसको बोलते हैं एक्सरबेशन, ठीक है। यहाँ पे सिम्टम्स और साइन इतने वर्जन हो गए कि पेशेंट की सिचुएशन लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग सो होगी। रिकरेंस in which increase in the severity of a disease or its sign and symptoms at a peak level पे देखने को मिलेगा। For example, an exacerbation of the asthma in which increase in the severity of a disease or its sign and symptoms, यहाँ पे क्या था, period when chronic illness become more active, यहाँ पे वो एक्टिव होगा, अगर एक्टिव होगा तभी तो साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स जब दिखेंगे वो पीरियड इज कॉल्ड द रिकरेंस, ठीक है। सिर्फ एक्टिवनेस दिखना एक्सरबेशन, बट वही एक्टिवनेस के साथ उसमें सिवियरिटी एंड साइन एंड सिम्टम्स देखना पीक लेवल पे, वो है आपका रिकरेंस। फॉर एग्जांपल एक्सरबेशन ऑफ द अस्थमा। अभी है रिमिशन, और ये टर्म्स पूछी भी जाती है सारी, एक्सरबेशन क्या है, ठीक है, फिर जैसे आपने देखा ये वाला रिकरेंस क्या है, रिमिशन क्या है। पीरियड व्हेन क्रॉनिक इलनेस इज कंट्रोल्ड, एक बार क्रॉनिक इलनेस मान लो कंट्रोल्ड में भी आ गया एंड साइन एंड सिम्टम्स आर रिड्यूस्ड और नॉट ऑब्वियस, और साइन एंड सिम्टम्स भी और रिड्यूस कम होते गए। पीरियड व्हेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ डिजीज आर कंट्रोल्ड और अंडर लिमिट आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिमिशन। कि पहले जो है एक्टिव चला तो उसको क्या बोला हमने, यस क्या बोला उसने, उसको हमने एक्सरबेशन, एक्टिवनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो हमने बोला रिकरेंस, और रिमिशन मतलब कि वही साइन एंड सिम्टम्स और सब जो है वो कंट्रोल्ड में आना, रिड्यूस्ड होना, कम होना, उसको बोलते हैं हम रिमिशन। ओके, क्लियर है। चल अभी आगे हम देखें तो कितने आएंगे, और प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन, अभी क्या है, नेक्स्ट वन इज दी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन, ये भी इसी का टाइप है, क्रॉनिक इलनेस का। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन मतलब कि कंटिन्यूअस डिटोरियोरेशन और इंक्रीज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सन्स फिजिकल स्टेट और हेल्थ। कंटिन्यूअसली ये साइन एंड सिम्टम्स की वजह से पर्सन की फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट होना, कंटिन्यूअस डिटोरियोरेशन और इंक्रीज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ द पर्सन फिजिकल स्टेट और हेल्थ, पर्सन का फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट होना, दैट इज वन इज द प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन। प्रोग्रेशन ही हो जाता है, प्रोग्रेशन ही होता रहता है, तो फिजिकल स्टेट तक भी पेशेंट को अफेक्ट करता है। अभी है लास्ट इज द टर्मिनल इलनेस, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय डिजीज दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन डेथ। क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या है अभी, किसका डेथ होना निश्चय है, निश्चित है, ऑफन विद इन 6 मंथ्स, डिजीज़ होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ये बस अभी 6 महीने के ही मेहमान है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें टर्मिनल इलनेस है। इन विच कंडीशन फोकस ऑन हॉस्पाइस केयर, यहाँ पे हॉस्पाइस केयर दी जाती है, पैलिएटिव केयर दी जाती है, टर्शरी केयर प्रिवेंशन इज दी पैलिएटिव केयर, हॉस्पाइस केयर, बिकॉज इट्स इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है कि अगर 6 मंथ्स जीने वाला है तब अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे से केयर दूंगे तो शायद ये 9 महीने तक या साल तक भी जिंदा रह ले, तो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ अदर देन क्योर बाय मीटिंग क्लाइंट्स फिजिकल। आपको क्योर करने की कोशिश नहीं करनी है, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल नीड्स, आपको क्या कोशिश करना है, उसको
कि वो 6 महीने जीने वाला है तो और ज़्यादा जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करना। वो टर्मिनल इलनेस है जिसमें एंड ऑफ द लाइफ जो है वो डिसाइड हो चुका होता है, वो वाली चीज़ें। ठीक है, तो आपको सिचुएशन क्लियर है। ये सारे इट्स अ टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ द क्रॉनिक इलनेस: एक्सर्बेशन, रिकरेंस, रिमिशन, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन एंड टर्मिनल इलनेस। लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने जैसे आपको बोला कि इन्फ्लामेशन आना वो एक अच्छी बात है, गुड साइन है। तो द इन्फ्लामेशन अकर्स व्हेन टिश्यूज आर इंजर्ड। इन्फ्लामेशन आता कब है? जब कोई टिश्यू इंजर्ड होता है, और ट्रॉमा के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, कोई टॉक्सिन्स के थ्रू, हीट के थ्रू, और एनी अदर कोज्ड और बॉडीज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजरी, या बॉडी का नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है कोई इंजरी के रिलेटेड, तब हमको क्या हो जाता है, वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है, लाइक अ स्वेलिंग लगेगा। देखो आपको ये दिखाया है कि यहाँ पे क्या होता है, आपको इंसीजन टाइप लगा, पैथोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, केमिकल सिग्नल्स मिले, कैपिलरी जो है उसमें रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करेंगी उसकी वजह से सबसे पहला। फिर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कट हुआ है तो इसको क्लॉट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। कैपिलरीज डायलेट होगी, क्लॉटिंग बिगिंस होगा, डायलेट होगी तभी बाहर आएगा और बिगिंस होगा। फिर जो है यहाँ पे फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट आएंगे, जो भी जीव जंतु जीवाणु है जो इसको अच्छे से हील करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कीमोटैक्टिक फैक्टर अट्रैक्ट फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक मतलब एंगल्फ कर जाएंगे, जो भी गंदे सेल्स है हीलिंग की प्रोसेस को डिले करने वाले उनको खा जाएंगे। और फैगोसाइटोसिस होगा, फैगोसाइट्स कंज्यूम पैथोजेंस एंड सेल डेब्रिस, वो ठीक है वो खा जाएंगे। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होता है तो कौन सी साइन दिखती है? कार्डिनल वाइटल साइंस, इरिदेमा एंड रेडनेस हो जाएगा पूरा, ठीक है, लाल लाल हो जाएगा आजू बाजू का। हिस्टामाइन वहाँ पे रिलीज्ड होता है एट द साइट ऑफ द इंजरी, कोजिंग वाजोडाइलेशन, और वो हाइपर एमिया करवाता है। फिर वहाँ पे हीट, क्योंकि वाजोडाइलेशन है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है इसको ट्रीट करने के लिए, तो हीट फील होगा, आपको गर्म लगेगा। When vasodilation occurs, vasodilation brings more core warmed blood to that affected area. Edema and swelling दिखेगा, किसकी वजह से? हिस्टामाइन की वजह से, caused increase capillary। ठीक है, इरिथेमा भी हिस्टामाइन, एडिमा भी हिस्टामाइन की वजह से। देखो ये 5 कार्डिनल साइन, पेन फील होगा, हीट लगेगा, रेडनेस, आपको स्वेलिंग हो जाएगा एरिया, और लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा। परमिएबिलिटी, किसका परमिएबिलिटी है? ये इसका। ठीक है, एडिमा और स्वेलिंग, हिस्टामाइन कोज इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी अलाउिंग फ्लूइड, प्रोटीन एंड WBCs टू मूव इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। पेन, फिर होता है पेन इन विच कंडीशन? नर्व एंडिंग्स आर इरिटेटेड, नर्व एंडिंग्स होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा तभी पेन होगा। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, उसमें पेन होता है, हाँ, क्योंकि नर्व एंडिंग्स अभी तक जले नहीं है। अगर 3rd 4th डिग्री बन हुए तो सब जल गया, और नर्व एंडिंग्स ही नहीं है तो आपको पेन भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नर्व एंडिंग्स आर इरिटेटेड बाय प्रेशर फ्रॉम एडिमा एंड केमिकल मेडिएटर्स लाइक अ सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड काइनिन, तो आपको पेन भी होगा बिकॉज ऑफ द नर्व एंडिंग्स एंड थ्रू ऑफ दिस हॉर्मोन्स केमिकल मेडिएटर्स, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड काइनिन। फिर लॉस ऑफ फंक्शन, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ पेन एंड एडिमा। पेन और एडिमा सूजन के कारण बिल्कुल आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, रेंज ऑफ मोशन भी वहाँ पे स्टिफिंग हो जाएगा। एक स्केल यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज़ वन इज द डीडा स्केल, इज अ टूल दैट असेस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। एक डीडा स्केल है जो एक टूल है जो असेस होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड टिश्यू के हीलिंग को देखने के लिए। तो रीडा, उसके अंदर 5 आइटम्स देखने होते हैं। आर फॉर द रेडनेस, हाइपरेमिया, हिस्टामाइन की वजह से देखा। ई फॉर द एडिमा, ई फॉर द इक्हाइमोसिस, डी फॉर द ड्रेनेज, एंड ए फॉर द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वुंड एजेस, जिसको हम कोएप्टेशन बोलते हैं, कितना वुंड एजेस ओपन हुआ है वो देखने का। ठीक है, तो आर फॉर द रेडनेस, हाइपरेमिया, ई फॉर द एडिमा, ई फॉर द इक्हाइमोसिस, डी फॉर द ड्रेनेज, ए फॉर द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वुंड एजेस, कोएप्टेशन। और ये रीडा स्केल कई बार एग्जाम में आती है तो याद रखना। अभी हम देखेंगे हॉस्पाइस केयर एंड पैलिएटिव केयर, जो कौन सी इलनेस में काम करता था?
क्रॉनिक इलनेस का टर्मिनल इलनेस इसके अंदर हम देखते थे, पेशेंट को इसके थ्रू हम देखते थे, तो दैट इज वन इज द टर्मिनल इलनेस. ओके, हॉस्पाइस केयर क्या है? इट इज बीइंग आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज स्टॉप्ड. ठीक है, ऑफ बीइंग आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज स्टॉप, इसका ट्रीटमेंट जो है आपने बंद कर दिया है. एंड व्हेन इट इज क्लियर दैट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव द क्लाइंट, और क्लियर ही है कि ये क्लाइंट अब सर्वाइव नहीं करने वाला है. आपको याद हो तो हम जिसके अंदर ट्रीटमेंट को बंद कर देते थे, दैट इज वन इज दी पैसिव यूथेनेसिया, क्लाइंट को मारना, उसको ठीक है देना, दवाई देना बंद कर देना, नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, तो वो क्या था? पैसिव यूथेनेसिया, याद है ना? तो वही चीज़ है ना यहाँ पे भी. चलो, पैलिएटिव केयर, केयर फॉर द टर्मिनली इल एंड देयर फैमिली, सिर्फ पेशेंट की नहीं, पेशेंट के साथ उसकी फैमिली की भी केयर करना, वो पैलिएटिव केयर है. पैलिएटिव केयर कैन बिगिन एट डायग्नोसिस, जब डायग्नोसिस हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर कंफर्म हुआ है, तभी से ये स्टार्ट हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम एज ट्रीटमेंट, उसका चालू हो जाएगा सेम टाइम, जब भी डायग्नोसिस हुआ ट्रीटमेंट उसी टाइम चालू हो जाएगा. ओके, पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर, व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो पैलिएटिव केयर कैन बिगिन एट द डिस्क्रेशन ऑफ द फिजिशियन एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस, सीरियस टू एंड स्टेज, कभी भी स्टार्ट हो जाता है, कोई भी स्टेजेस ऑफ द इलनेस किसी भी टाइम पे, एंड सीरियस टू एंड स्टेज. Hospice care begins with 2 physicians certified that the patient has less than 6 months. Hospice care मतलब जिसमें टाइम लिमिटेशन दे दिया है, आप 6 महीने ये जिंदा रहेगा, टू लाइव इफ द डिजीज फॉलोज इट्स यूजुअल कोर्स. पैलिएटिव केयर इज सपोर्टिव केयर विद और विदाउट क्योरेटिव इंटेंट. ठीक है, यहाँ पे क्योर होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं होता. दिस केयर में रिलीव ओनली सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टमेटिक मैनेजमेंट दिया जाता है, और इट मे हैव अ क्योरेटिव इफेक्ट ऑन द डिजीज इटसेल्फ. होस्पाइस केयर इट्स कंफर्ट केयर विदाउट क्योरेटिव इंटेंट, यहाँ पे उसको पता ही है कि 6 महीने जिंदा रहने वाला है, तो उसको सिम्टमेटिक से ज़्यादा कंफर्ट केयर दी जाए कि उसको कंफर्ट लगे, ये ध्यान दिया जाता है. पेशेंट इज़ नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू क्योरेटिव ट्रीटमेंट, कुछ समय के बाद इसको क्योरेटिव ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, और हैज़ इलेक्टेड नॉट टू फर्दर परस्यू सच ट्रीटमेंट्स, और उसको लॉन्गर टाइम तक ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं रखते, बंद कर देते हैं, है ना? जैसे आपने देखा होगा लास्ट पेशेंट सहन ही नहीं कर पाता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी किस तरीके का हो जाता है, तो फिर डोज देना ही बंद कर देते हैं. पेशेंट ही मना करता है, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, वो लेने से मुझे और ज़्यादा दर्द होता है, प्लीज़ आप मुझे मत ले जाओ. ये पैलिएटिव केयर इज़ पेड फॉर बाय इंश्योरेंस एंड और सेल्फ पे, यहाँ पे इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए, फ्रॉम ऑफिस विजिट्स टू प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस, चेक विद योर हेल्थ प्लान फॉर कवरेज को फुलफिल करने के लिए होता है. और हॉस्पाइस केयर इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय मेडिकेयर, मेडिकेड एंड मोस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस सिंस इट्स फॉलोज अ टर्मिनल डायग्नोसिस. पैलिएटिव केयर यूजुअली टेक्स प्लेस इन अ हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी. हॉस्पाइस केयर यूजुअली टेक्स प्लेस इन अ होम और होम लाइक एनवायरनमेंट, क्योंकि अब बोल दिया है कि देखो अब यहाँ पे रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप घर पे रह जाओ, ये जितना जिंदा रहे उतना ठीक है, बट यहाँ पे उसको मेडिक्लेम पास करवाने के लिए कम्प्लीटली हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता. ठीक है, तो ये एक लाइक बेनिफिट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं पेशेंट और हॉस्पिटल वाले दोनों के, क्योंकि इंश्योरेंस पास करवाने में डॉक्टर के भी थोड़े अमाउंट फिक्स होते हैं कि आप मुझे इतना दे देना और आप इतना, ठीक है, तो मैं पास करके दूंगा. तो ये सारी चीज़ें, और हॉस्पाइस केयर में तो बेचारा पेशेंट ही बराबर ये चीज़. चलो, ऑल्दो हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर आर एंड द सेम थिंग, ये दोनों सेम थिंग है ही नहीं, हमको पता ही है, और दे डू शेयर सम सिमिलरिटी, बट फिर भी ये दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ है, समानता है. जैसे कि हॉस्पाइस केयर एग्रेसिव पेन होगा, सिम्टम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट सेम, यहाँ पे भी ये वही देखने को मिलेगा. पेशेंट हैज़ अ टर्मिनल और अनट्रीटेबल इलनेस विद फ्यूअर देन 6 months to live in the normal course of the disease. Patient has a serious chronic और life threatening illness. ठीक है, लाइफ लिमिटिंग इलनेस. क्या होता है पैलिएटिव में? लाइफ लिमिटिंग होगा यहाँ पे, तो कुछ टाइम तक बस मेरा पास हो गया ना क्लेम, अब मुझे छोड़ो, यहाँ पे पता ही है कि 6 महीने ही जिएगा, वो हॉस्पाइस केयर है. केयर फिलोसॉफी सेंटर्स ऑन अ टीम केयर, यहाँ पे उसको कंफर्ट देने वाली केयर चलेगी. अप्रोच दैट इंक्लूड्स द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली दोनों को देखेंगे.
Care philosophy centers on a team approach that includes the patient and family. Patient is not seeking curative measures or return to the hospital. Patient may be seeking curative treatments and return to the hospital. ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसको घर पे ले जाओ और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो वापस भी लेके आएंगे, और यहाँ पे तो वो बेचारा शायद हॉस्पिटल में ही रहेगा क्योंकि उसको मेडिक्लेम प्लस पास करवाना है पैलिएटिव के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये तो बहुत छोटा सा सेशन था, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 5th वन, वो बहुत लंबा है, तो आप ऐसे ही जुड़े हुए रहिएगा। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। रिवाइज रिकॉल करना बिल्कुल मत भूलना।